नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र पेपर टेस्ट यानी सामान्य ज्ञान प्लस जीके प्लस साथ में रहेगी शिक्षा मनोविज्ञान। इनका जो हमारा पेपर होना है दोस्तों, जिसमें 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंक कुल रहेंगे और 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसका ये मॉडल पेपर है 17 नंबर। इससे पहले 16 मॉडल पेपर जो नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है और संपूर्ण व्याख्या के सहित हमने देख लिए हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो ये कहना चाहता हूं, जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे नोट्सों से अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी साथियों को कि एक एक मॉडल पेपर, 1 महीना है भी आपके पास, तो एक एक मॉडल पेपर को अटेंड कर लीजिए। और आज मेरा आप जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं उनसे यह कहना है कि राजस्थान में जो सेकंड ग्रेड पेपर हो रहा है और इसकी जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक, सभी साथियों तक आपको यह मॉडल पेपर पहुंचाना है, जिससे सभी साथी मॉडल पेपर है वो अटेंड कर सके दोस्तों, सभी मॉडल पेपर अटेंड कर सके। इसलिए अधिक से अधिक शेयर और मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करिए दोस्तों। जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं नोट्सों की, क्योंकि बहुत सारे साथियों के मेरे को मैसेज मिले हैं कि सर नोट कहां से मिलेंगे। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप आपको करना है डाउनलोड प्ले स्टोर से। ऐप को ओपन करके जाना है स्टोर में, स्टोर के अंदर सेकंड ग्रेड के आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे दोस्तों। समझ गए आप? ये चीज आपको करनी है। उन नोट्सों को 1 महीना है, आप 20 दिन में आराम से पेपर पेस्ट की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। समझ गए? और फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए, कंफ्यूजन है, तो यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, उस पर जाइए, फॉलो कीजिए और मैसेज कर दीजिए। तो चलते हैं मॉडल पेपर की ओर। 17 नंबर का मॉडल पेपर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पर्याप्त समय आपको मिलेगा, आपको कमेंट करके उत्तर देना है। और रिकॉर्ड आज ये बनना चाहिए कि सेकंड ग्रेड की जो साथी तैयारी कर रहा है उसके पास इसकी लिंक आपको पहुंचानी है। जो मेरे साथी है उनसे दिल से बोल रहा हूं कि वो सभी साथी अपने दिल से इसको शेयर करें। थोरनवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। थोरनवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंदर पाया जाता है दोस्तों? कौन से में? CAW के अंदर। देखिए जिलों की बात करूं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, बारा, कोटा, ये सभी जिले आते हैं इसमें। समझ गए आप? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या, 2011 की जनगणना के अनुसार, जलवायु नहीं है 2011 है, बोलने में दिक्कत है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जलवायु घनत्व का, सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है दोस्तों? बता दीजिए दोस्तों। पूछा क्या है? जनसंख्या घनत्व का। दौसा, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, ये 4 जिले आपको दिए हैं। चलिए एक एक काम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैं लेकर आता हूं, वो लेकर आता हूं दौसा का। जो ऑप्शन 1 है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। दौसा का जनसंख्या घनत्व 476। 2 नंबर पे है भरतपुर। भरतपुर का अगर हम जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो 503 है। उसके बाद है हमारे उदयपुर। उदयपुर का जनसंख्या घनत्व 262। बचा कौन सा है? कोटा। तो कोटा का जनसंख्या घनत्व है 374। समझ गए आप? यहां पे प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों ये। अब देखिए सबसे अधिक, यानी कि हमें अवरोही क्रम पूछा ना, तो सबसे अधिक देखना है हमें। सबसे अधिक है भरतपुर का। तो भरतपुर एक तो बी में है और एक डी में है। 2 नंबर पे किसका है? दौसा का। दौसा यहां पे सही हो रहा है आपका, यहां पे कोटा आ रहा है गलत। 3 नंबर कोटा और 4 नंबर उदयपुर। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नदियां दी गई है और यह उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल, इनको करना है आपको सुमेलित।
साबी, काकनी, बाणगंगा और कांतली। सबको पता है, आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर दें मित्रों। सबसे पहले साबी नदी कहां से निकलती है? जयपुर से। और जयपुर में कहां से? जयपुर में कहां से? सेवर की पहाड़ियों से। ये रहा सेवर की पहाड़ियां, जयपुर। 2 नंबर पे काकनी नदी कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकलती है, जैसलमेर में। कोटड़ी गांव की पहाड़ियां, जैसलमेर। ये रहा, समझे आप। 3 नंबर पे बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? बाणगंगा नदी विराटनगर, जयपुर से। तो बेराट की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? बेराट की पहाड़ियों से दोस्तों। कहां पर है ये? विराटनगर, जयपुर के अंदर है। और कांतली नदी सबको पता है, कहां पर? खंडेला की पहाड़ियां, जो कहां पर है? सिक्कर के अंदर। तो यहां पे 1, 4, 2, 3 कहां, कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, तिब्रसा सरसा ग्लेडर्स नामक प्रमुख रोग पाए जाते हैं घोड़ों में, गधों में, ऊंटों में या भेड़ों में? बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तिब्रसा सरसा ग्लेडर्स, ये रोग है ना, किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ऊंटों के अंदर। ये क्वेश्चन ऊंटों की नस्लों से बन सकता है। ऊंटों की नस्ल, नस्ल बीकानेरी है, जैसलमेरी है, अलवरी है, सिंधी है, गोमट है। ये सभी ऊंटों की नस्लें होती है दोस्तों। ऊंट जिनको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दोकड़ा है मिट्टी, अनाज, खनिज या वृक्ष? बताइए दोस्तों। दोकड़ा, जिसको स्थानीय भाषा में दव कहते हैं, स्थानीय लैंग्वेज में दोकड़ा को, समझ गए। वानस्पतिक नाम भी पूछ ले आपसे तो एनोजिस, एनोजिस पंडुला। ये क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और ये दोकड़ा एक वन वृक्ष होता है दोस्तों। क्या होता है? दोकड़ा वृक्ष होता है दोस्तों। ईंधन की लकड़ी है, इसके अलावा कोयला बनाने में इसको काम में लिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जिला और गोवंश दिया गया, राठी, थारपारकर, गिर या कांकरेज? गोवंश की ये नस्लें हैं, राठी, थारपारकर, गिर, कांकरेज। सबसे पहले दी गई है राठी। किस जिले में पाई जाती है राठी? बीकानेर के अंदर। यह रहा बीकानेर, 2 नंबर। थारपारकर किस जिले में? बाड़मेर में, और बाड़मेर है 1 नंबर पे। बात करते हैं गिर की। गिर पाई जाती है अजमेर जिले के अंदर, और अजमेर है आपका 4 नंबर पे। कांकरेज जालोर और बाड़मेर का सीमावर्ती भाग, तो जालोर 3 नंबर पे। 2, 1, 4, 3। ये रहा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग? सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में होता है? चमड़ा उद्योग में होता है। क्यों होता है बताइए? क्योंकि चमड़े को साफ करना हो या चमड़े को मुलायम करना हो, वो किसके द्वारा होगा? सोडियम सल्फाइड के द्वारा ही होगा दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? सरसों, चना, मूंगफली, गेहूं? बताइए। सरसों रबी की है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च अप्रैल में जिनको हम काटते हैं, शीत वाली ऋतु वाली। सरसों है, चना है, गेहूं है, लेकिन मूंगफली नहीं है। मूंगफली किसकी है? खरीफ की फसल है मूंगफली। चावल, जवार, बाजरा, मोट, मूंग,
जून जुलाई में हम बोते हैं, बड़ी बारिश होने पर सितंबर अक्टूबर में इसको हम काट लेते हैं। तो सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? दरियाबाद, किशनगंज, छपरा या मांगरोल? सहरिया जनजाति एक वनवासी जनजाति है दोस्तों, और सर्वाधिक आपको यह मिलेगी 12 जिले के अंदर। किसमें मिलेगी? 12 जिले के अंदर दोस्तों। 12 जिले की दो तहसीलें, एक तो नाम है शाहाबाद और दूसरी है किशनगंज, जहां पर सहरिया जनजाति है ना, इसका 97% जनसंख्या निवास करती है, याद रखिए। और भारत सरकार ने राज्य में केवल इसी जाति, किसको? सहरिया जाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। समझ गए? आदिम जनजाति समूह में सिर्फ सहरिया शामिल है। तो यहां पे देखिए आपका शाहबाद और किशनगंज है। शाहबाद कहीं पर नहीं दिया हुआ, किशनगंज दिया हुआ है। 12 जिले में किशनगंज। हो गया आपका सही उत्तर। आगे बढ़िए, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, कौन सी पर्वत चोटी है जो कौन सी अरावली में स्थित है, यह आपको बताना है। यहां पे ऋषिकेश, तारागढ़, भानगढ़, उत्तरी अरावली। भानगढ़, तारागढ़ और ऋषिकेश, इनमें से भानगढ़ है उत्तरी अरावली में। कौन सी है? भानगढ़ उत्तरी अरावली में। भानगढ़ है अलवर में दोस्तों, समझे आप। और भानगढ़ की अगर आपको ऊंचाई पूछ ले तो कितनी है? 649 मीटर है, याद रखना। 2 नंबर पे मध्य अरावली, और मध्य अरावली की जो चोटी है वो है आपकी तारागढ़। कहां पर है ये तारागढ़? अजमेर में है, याद रखना। तारागढ़ अजमेर में है दोस्तों। ऊंचाई 870 मीटर, 870 मीटर। 3 नंबर दक्षिणी अरावली की चोटी तो बची ऋषिकेश है हमारे सामने, जो कहां पर है? उदयपुर में है। अब ऋषिकेश की ऊंचाई बताइए कितनी है? 1017 मीटर, 1017 मीटर है दोस्तों। तो यहां पे 3-2-1 हो गया आपका। 3-2-1 कहां पर है? बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, आभानेरी मंदिर कहां स्थित है? मित्रों फिर बोल रहा हूं, आज की क्लास रिकॉर्ड बनना चाहिए, एक एक मित्र को पहुंचना चाहिए। ग्रेड 2 की जो साथी तैयारी राजस्थान में कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है उनके पास पहुंचा दो, शेयर कर दो मित्रों। कुछ नहीं होने वाला, किसी गरीब का भला हो सकता है आपकी इस वजह से। शेयर करो उनके पास, क्या पता अभी तक लिंक पहुंची है या नहीं, तो उनको भी फायदा मिले। फ्री में मॉडल पेपर, और टारगेट जब तक एग्जाम तब तक मॉडल पेपर, यही रहेगा हमारा। आभानेरी मंदिर कहां स्थित है बताइए दोस्तों? कहां पर है? दौसा जिले में। अब देखिए दौसा जिला है ना, उसमें बांदीकुई रेलवे स्टेशन का आपने नाम पढ़ा है, उससे लगभग 6 किलोमीटर पूर्व दिशा के अंदर है दोस्तों। और यह आभानेरी है ना, यहां पर हर्षद माता का मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर। इसके अलावा आभानेरी में क्या चीज है दोस्तों? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी भी आभानेरी में ही दोस्तों, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा से संबंधित सही नहीं है? देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकान पक्की ईंटों के बने, जबकि कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे व अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से हवन कुंड व अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से स्पष्ट जल निकास प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों। गलत कथन बताना है। पहला सही, बी सही, सी सही, डी गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की है ना, एक तो कालीबंगा है और एक सभ्यता है बनवाली। यहां से जल निकासी के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। हाँ मिले नालियां, लेकिन स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वो 1-2 घरों के आगे थी या पूरी जो बस्ती है उसमें थी। अगला क्वेश्चन, किसके समय में अरब यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की? मिहिर भोज, महेंद्रपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम, भोज द्वितीय।
किसके समय में अरबी यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा की? अल मसूदी आया था 915 ईस्वी में। समझे आप? अब देखिए, 914 से लेकर 943 तक शासन कौन था? महिपाल प्रथम। समझे आप? तो महिपाल प्रथम के समय एक तो अल मसूदी से रिलेटेड हो गया। अब एक अरब यात्री हो रहा है, नाम क्या? सुलेमान। कब आया? 851 में, 851 ईस्वी में। और इसके समय जो शासक था सुलेमान जब आया, मिहिर भोज था दोस्तों। कौन था? मिहिर भोज था। दोनों क्वेश्चन याद कर लेना अभी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक अर्ली चुआन डायनेस्टी किसकी है? रोमिला थापर, एच.सी. रायचौधरी, दशरथ शर्मा, आर.जी. भंडारकर। अर्ली चौहान डायनेस्टी बताइए दोस्तों। चौहान वंश पर प्रसिद्ध पुस्तक है ये, किसकी है? किसकी है? दशरथ शर्मा की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग के बारे में यह किसने कहा था? ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल बराबर नहीं मानता। बरनी, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। किसने कहा था? यह कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों। समझे? उन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। उन्होंने बहुत प्रयास किए, जो प्रयास करने थे, लेकिन फिर भी रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया था, इस वजह से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वो कौन सा सूबा था जहां मानसिंह प्रथम ने सूबेदार के रूप में काम नहीं किया? काबुल, बिहार, गुजरात, बंगाल। यहां तो काम किया, लेकिन गुजरात में काम नहीं किया, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? आमेर के राजा मान सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, बीकानेर के राज सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन। हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ किसने दोस्तों? आमेर के राजा मानसिंह ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? कमेंट कर दो फटाफट। अलवर राज्य प्रजामंडल की बात हो रही है। ये तो अध्यक्ष कौन बनेगा वो बता रहा हूं आपको मैं। लिख दूं जब तक आप कमेंट करते हैं तब तक? तो देखिए यहां से, कब? 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने मिलकर 1938 में किया। प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? हरिनारायण शर्मा दोस्तों। समझ गए आप? जो पहला अधिवेशन होता है वो होता है 1944 में। अध्यक्षता कौन करता है? भवानी शंकर शर्मा दोस्तों। कौन करता है? भवानी शंकर शर्मा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? सिंपल क्वेश्चन बताइए दोस्तों। 27, 21, 18 या 25? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद स्थापना 1927 में। समझे आप? कहां पर? कहां पर? बंबई में। समझे आप? प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। प्रथम अधिवेशन, ये प्रथम अधिवेशन के बारे में ही बता रहा हूं। 17-18 दिसंबर 1927 को
कहां पर? बंबई में। अध्यक्ष किसको बनाया गया? बताइए, किसको बनाया गया? बहादुर रामचंद्र को। बहादुर रामचंद्र राव को दोस्तों। आ गया समझ में? मुख्यालय कहां पर है इसका? बंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, एनवी गोडगिल, हीरालाल शास्त्री। संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण, राजस्थान एकीकरण का तृतीय चरण। राजस्थान संघ के अंदर जो राजस्थान का संघ था उसमें कौन सी रियासत मिली थी? उदयपुर रियासत, 18 अप्रैल 1948 को। बताइए तो उद्घाटन किसने किया? राज प्रमुख बनाए गए थे भूपाल सिंह मेवाड़ वाले, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बने थे, और उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? मैकमोहन, कर्नल ईडन, मेजर सावर्स या बर्टन? काले गोरों का युद्ध, चेलावास का युद्ध। चेलावास युद्ध में मारे गए थे ना ये। कब हुआ था चेलावास का युद्ध? 18 सितंबर 1857 को। किन किन के मध्य? क्रांतिकारियों और एजीजी के मध्य। एजीजी लॉरेंस की सेना के मध्य दोस्तों, जिसमें क्रांतिकारी जो थे। और जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेक मेसन, जो इस युद्ध के अंदर मारा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अलवर के मेव आंदोलन का मुख्य नेता नहीं था? डॉक्टर मोहम्मद अली, गजनाफर अली, गुलाम भीख नारंग या हसन खान? बताइए दोस्तों, अलवर के मेव आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1932 में। याद रखना दोस्तों, मुख्य नेता नहीं था, यह पूछा ना आपको। मुख्य नेता देखिए, डॉक्टर मोहम्मद अली था, गजनाफर अली नहीं था, मोहम्मद अली यह था अलवर का नेता। फिर दिया गया गुलाम भीख नारंग। गुलाम भीख नारंग ये अंबाला का था निवासी। बात करें यासीन खान, यासीन खान का था गुड़गांव का, और ये अलवर का था। तो यहां पे ऑप्शन आपका बी है ना, वो सही रहेगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 23, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? लास्ट पेपर में था ये क्वेश्चन हमारे। जानोटन क्या है मित्रों? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ ही जानोटन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभ अवसरों पर कौन सा गीत गाया जाता है? हरजस, मोरिया, लावणी, जीरो? बताइए कौन सा गीत शुभ अवसरों पर? हरजस गीत, जो एक भक्ति गीत है, भक्ति लोकगीत है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कर कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। वंश और कुलदेवी दी गई है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। सिसोदिया वंश, खंडेलवालों की कुलदेवी, ओसवालों की कुलदेवी, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी। तो सबसे पहले दिया गया सिसोदिया वंश की कुलदेवी। सिसोदिया वंश की कुलदेवी है बाण माता, और बाण माता है ऑप्शन 2 में आपके। खंडेलवालों की कुलदेवी सकराय माता, और सकराय माता सिकराय माता 1 नंबर में दी गई है। ओसवालू की कुलदेवी सचियाय माता है, और सचियाय माता दी गई है आपके 4 नंबर ऑप्शन में। सोनगरा चुवानू की कुलदेवी है आशापुरा माता, और आशापुरा माता जिसको हम मोहद्री माता कहते हैं, समझे आप? मोहद्री माता, मोहद्री माता या आशापुरा माता 3 नंबर में दी गई है। 2 1 4 3, ये रहा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दादूपंथी संत कौन है? रजब जी, रामदेव जी, गोगा जी, जसनाथ जी? दादूपंथी
कौन है इनमें से? रजब जी है दोस्तों। देखिए रजब जी, सांगानेर में जन्म हुआ, दूल्हा बनकर शादी करने जा रहे थे, बीच में दादू जी मिल गए, दादू जी के इन्होंने उपदेश सुन लिए और इतने उपदेश इनको लगे या इतने प्रभावित हुए कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू पंथ का इन्होंने प्रचार किया था। तो दूल्हे के वेश में प्रचार किसने किया था? रजब जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, निहाल चंद की शैली का चित्रकार था? नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी या मारवाड़? निहाल चंद। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया दोस्तों, ये बताइए। किशनगढ़ से लिखा। भारत की मोनालिसा, मणिठनी का चित्रकार निहाल चंद ही था दोस्तों। मोरध्वज निहाल चंद। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़, गागरोन? बात करता हूं जून 2013 की। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। कौन कौन से थे? चित्तौड़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंबोर, गागरोन और एक आमेर। अब देखिए, जैसलमेर है, आमेर है, गागरोन है, मांडलगढ़ नहीं है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? इंडोन सिटी, करौली, ब्यावर, चाकसू? धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह का मेला लगता है दोस्तों, और यह लगता है ब्यावर में। कहां पर? ब्यावर के अंदर। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? पाबूजी कोलू, तेजाजी खड़नाल, मलिनाथ जी गागरोन, रामदेव जी रामदेवरा? पाबूजी जन्म स्थान है कोलूमंड, जोधपुर। कोलूमंड, जोधपुर। तेजाजी खड़नाल, नागौर, नागौर के समीप। मलिनाथ जी गागरोन गलत है भैया, बाड़मेर होगा। और रामदेव जी रामदेवरा, तो सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? गेर, नेजा, चंग, पणिहारी? देखिए पहला गेर नृत्य दिया है, भील पुरुषों का है, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। 2 नंबर पे दिया गया नेजा, नेजा भील स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, स्त्रियों द्वारा, भील स्त्रियों द्वारा। तीसरा दिया चंग, चंग शेखावाटी क्षेत्र का है ये तो, शेखावाटी चंग होली के अवसर पर होता है तो। और पणियारी नृत्य ये होली पर नहीं किया जाता है, समझे आप। पणियारी किनका है? कालबेलिया जाति का, कालबेलिया जनजाति का ये नृत्य है। इसके साथ पणियारी गीत भी गाया जाता है और होली पर नहीं किया जाता, बाकी तीनों नृत्य होली पर किए जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा? पगड़ी को दोस्तों, किसको? पगड़ी को, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में फावाड़ा का मतलब है लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, लोक साहित्य? फावाड़ा क्या होता है? फावड़ा का तात्पर्य लोक गाथा दोस्तों, क्या है? लोक गाथा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है स्वविवेकीय, कार्यपालिकीय,
ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है या केंद्र सरकार के परामर्श से? बात किसकी हो रही है? अध्यादेश की। अध्यादेश कब जारी होता है? जब जो विधानमंडल है उसका अधिवेशन नहीं हो रहा है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। अब देखिए, अध्यादेश तो जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद जब भी विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होता है, बैठक होती है या सत्र या बैठक, तो 6 सप्ताह के तक ये लागू रहता है। 6 सप्ताह से पूर्व ही विधानमंडल इसको क्या कर सकता है? अस्वीकृत कर सकता है, इस अध्यादेश को आगे बढ़ा सकता है। अगर सहमति बन जाए तो कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या कितनी है? ऑप्शन 5, 6, 7, 8। अध्यक्ष और सदस्य कितने कितने? इसी भर्ती यही आयोग करवा रहा, राजस्थान लोक सेवा आयोग ही। बताइए दोस्तों, अध्यक्ष तो एक ही होगा, दो तो बन ही नहीं सकते। सदस्य कितने बन सकते हैं? 7। कुल कितने हो गए? 8। और ये रहा डी ऑप्शन आपका सही। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं? कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रभाग, निदेशालय। राजस्थान में शासन सचिवालय या राज्य सचिवालय एक ही चीज है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1949 में। और इसके विभाग प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करते हैं? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राज्य के वित्त मंत्री को, राज्य के वित्त सचिव को। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करते हैं। किसको? राज्यपाल को दोस्तों, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए ये। कमेंट कर दीजिए जल्दी से, फटाफट कमेंट आने चाहिए दोस्तों। और जो मैंने यहां पे लिखा है ना ये चीज, ये सभी साथी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो अपने दिल से कीजिए दोस्तों। कौन कभी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? यदुनाथ सिंह 1990 से 91 के बीच थे ये। 1990 से 91 के बीच, समझ गए? करण सिंह कभी नहीं रहे। अहमद बख्श सिंधी 81 से 82 के मध्य। और रामचंद्र ये थे आपके 1977 से 1980 के मध्य। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ना आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है किस पर? राज्यपाल के साथ संबंधों पर, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, विधानसभा अध्यक्ष के साथ संबंधों पर, या इनमें से कोई नहीं? सचिवालय का मुखिया मुख्य सचिव, और उसकी अवधि रहती है मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। देखिए, सही है वो आपको बताना। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। अगला, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। तीसरा, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। चौथा, उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। जो सही है वो आपको बताना है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, केवल 3, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर राजस्थान सरकार की ओर से उपहार स्वरूप दी जाने वाली
राशि है 21,000, 31,000, 51,000, 1,51,000। बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि, कितनी राशि? 31,000 रुपए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया? कब? 14 जून 2022 को। समझ गए? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, रूपायन संस्थान जोधपुर। किसके द्वारा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, जोन में युवा करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान मई 2022 में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक कौन है? राजवीर सहारण, आरुषि मलिक, राधिका मदान, राजेश तलवार। कौन है दोस्तों? आरुषि मलिक। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नया नाम क्या होगा? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जन औषधि योजना, मुख्यमंत्री आयुष प्रथम योजना। क्या नाम होगा? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में महिला डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित किस जिले समूह में संचालित किया जा रहा है? जयपुर, धौलपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, पाली, करौली, बीकानेर, टोंक, दौसा, अलवर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू। महिला डेयरी विकास कार्यक्रम जयपुर में है, धौलपुर में है, पाली में है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है, भरतपुर में है, बीकानेर में है, सीकर में है। पहला ऑप्शन सही हो रहा है यहां पे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना कब प्रारंभ की गई? डेट 4 आपके सामने है, कमेंट करके उत्तर आपको देना है। जब यह शुरू की गई थी, जब यह शुरू की गई थी, कब शुरू की गई? 1 फरवरी 2019। अब देखिए, अनुदान प्रति लीटर 2 रुपए था, समझे आप? 2022-23 का जो बजट आया उसमें अनुदान कितना कर दिया? 5 रुपए कर दिया दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की विभिन्न क्षेत्रों की नवीनतम नीतियों के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। नई पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019, नई सौर ऊर्जा नीति 2019, नई महिला नीति 2020, उपरोक्त सभी। सत्य कथन तीनों सही है यहां पे, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, रजत चौहान का संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी, तैराकी, आर्चरी, तलवारबाजी। आर्चरी से दोस्तों। ये रजत चौहान राजस्थान पुलिस के प्रशिक्षु हैं, डीवाईएसपी के पद पर वर्तमान में है ये। अप्रैल 2022 के अंदर तुर्की के अंदर इन्होंने है जो स्वर्ण पदक भी जीता था आर्चरी के अंतर्गत। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पर्यटन परिपथ हाड़ौती सर्किट में कौन सा
क्षेत्र सम्मिलित है। चलिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा विस्तृत क्वेश्चन है ये। हाड़ौती सर्किट, कोटा, बूंदी, झालावाड़ या उपरोक्त सभी। देखिए एक है मरु सर्किट, एक है ढूंढाड़ सर्किट, एक है शेखावाटी सर्किट। समझे आप? एक है शेखावाटी, शेखावाटी के बाद में मेवात, मेवात के बाद में मेवाड़, मेवाड़ के बाद में अगर हम बात करते हैं तो मेरवाड़ा सर्किट है ये सभी। ब्रज भूमि सर्किट, ब्रज भूमि सर्किट है इसका नाम, ब्रज सर्किट नहीं है। समझे आप? रणथंबोर, एक हाड़ौती आ गया आपका, एक और बच्चा है, कौन सा बच्चा है दोस्तों? माउंट आबू और गोडवाड़ सर्किट, माउंट आबू गोडवाड़ सर्किट। अब देखिए पहली बात हाड़ौती सर्किट की मैं कर लूं तो इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये तीनों के तीनों यानी उपरोक्त सभी सही रहेगा। अब देखिए मरु सर्किट, नाम से पता चल गएगा, मरुस्थल वाले, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, 4 जिले। ढूंढाड़, ढूंढाड़ जयपुर के आसपास, तो जयपुर, आमेर, दौसा और आबानेरी। जयपुर, आमेर, दौसा, आबानेरी। जयपुर, आमेर, दौसा, आबानेरी। बात करते हैं शेखावाटी की। शेखावाटी 3 जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू हो गए, याद रह जाएगा। मेवात में चलिए मित्रों, मेवात के अंदर देखिए ये थोड़ा याद रख लेना, मेवात अलवर क्षेत्र, तो अलवर के अंदर अलवर, सरिस्का, सिल्लीसेड, तिजारा, अलवर, सरिस्का, सिल्लीसेड, तिजारा मेवात सर्किट में आगे। बचता है मेवाड़। मेवाड़ थोड़ा बड़ा है, इसमें 10 जगह हैं मेवाड़ सर्किट में। देखिए उदयपुर, कुंभलगढ़, चारभुजा, कांकरोली, आड़, गोगुंदा, नाथद्वारा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, यह है दोस्तों। आगे आता है मेरवाड़ा सर्किट। मेरवाड़ा सर्किट बहुत सिंपल सा, छोटा सा। देखिए मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर, अजमेर से पुष्कर, पुष्कर से मेड़ता, मेड़ता से नागौर, एक ही सड़क। अजमेर, अजमेर से पुष्कर, पुष्कर से मेड़ता, मेड़ता से नागौर। आ गया समझ? ब्रजभूमि सर्किट के अंदर देखिए, ब्रजभूमि के अंदर आपका आएगा, वो आएगा भरतपुर, भरतपुर के अंदर डिग और कुम्हेर, भरतपुर, डिग, कुम्हेर और धौलपुर। रणथंबोर सर्किट, इसमें आएगा रणथंबोर खुद, चौथमाता, सिवाड़ और टोंक दोस्तों। बचा है माउंट आबू सर्किट, इसमें माउंट आबू, रणकपुर और जालोर, माउंट आबू, रणकपुर और जालोर, ये 10 सर्किट है दोस्तों, पर्यटन परिपथ है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, शहरिया विकास कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में संचालित किया जा रहा है? डूंगरपुर, बारां, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 97% जहां पर है, 2 तहसील हैं, शाहबाद और किशनगंज, वहीं पर होगा, तो वो है बारां के अंदर। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? आप सभी को कमेंट चाहता हूं इस पर मैं। ग्रेट बैरियर रीफ, पानी का बगीचा है कहां पर ये? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे सारे दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? चीन और जापान के मध्य होकेडो, सेनकाकू, क्यूशो या शिकोकू। सेनकाकू द्वीप से। कहां पर है ये? कहां पर है? पूर्वी चीन सागर में। मानव रहित है, कोई मानव नहीं है यहां पे, इसी को लेकर है दोस्तों। समझ गए आप? अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। वर्तमान में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि वर्तमान में इस पर नियंत्रण किसका? सेनकाकू, दियाओयू, जापान का है दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गर्जता चालीसा भी कहते हैं? पूर्वा, पछवा, व्यापारिक या डोलड्रम। किसको कहा जाता है गर्जता चालीसा? पछवा पवनों को। किनको? पछवा पवनों को। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता हॉटस्पॉट, सेक्युलेंट कारू,
अवस्थित है? प्रशांत महासागर, एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में या अफ्रीका में? जैव विविधता हॉटस्पॉट सेक्युलेंट कारू कहां पर? यह है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में, दक्षिणी भाग में। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जब जल के ऊष्मीय गुणों, स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है तो क्या कहलाता है? भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण, मात्रात्मक प्रदूषण। ऊष्मीय गुण है, स्वाद है, गंध में अगर परिवर्तन हो गया है तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है भौतिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण तो कुछ रासायनिक पदार्थ मिलेंगे जो उद्योगों से निकलते हैं, उनसे होगा दोस्तों। समझे आप? अच्छा क्वेश्चन है ना ये। अब नीचे दिया जैविक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण जिसमें कुछ रोगजनक जीव उसमें प्रवेश कर जाए तो होगा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए नेक्स्ट में। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पर्वत प्रकार और क्षेत्र, गुआवलित, प्राचीन वलित, ज्वालामुखी, भ्रंशखंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से आप इसका कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए, युवा वलित उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी तट, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट, 2 नंबर वाला सही रहेगा, युवा वलित। बात करते हैं प्राचीन वलित की, यह आपको उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर मिलेगा, 1 नंबर वाले में देखिए, ज्वालामुखी। बात कर रहे हैं ज्वालामुखी की, कहां पर? परिप्रशांत पेटी में। भ्रंशखंड कहां पर मिलेगा? कहां पर मिलेगा? उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तट पर। 2 1 4 3 ये रहा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता हॉट स्पॉट सेक्युलेंट कारू अवस्थित है। कुछ पता चला आपको कि रिपीट हुआ ये प्रश्न? और समझ आता हूं, बहुत बार ध्यान नहीं दे पाते हैं तो हो जाता है, कोई बात नहीं। अफ्रीका में है, आपने देख लिया पहले, आज हम 99 क्वेश्चन ही देखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। सिक्किम, भूटान, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम, बिहार। बताइए, नेपाल के पड़ोसी। देखिए, नेपाल को भारतीय राज्यों की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड छूता है, उत्तर प्रदेश छूता है, पश्चिम बंगाल छूता है, बिहार छूता है, सिक्किम छूता है। तो यहां पे देखिए, भूटान, असम नहीं है, हरियाणा नहीं है, सिक्किम है, बिहार है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, विभिन्न वायुपुंजों के मिलने से बने वातारगों के कारण मानसून की उत्पत्ति जिस विद्वान से मानी है वह है प्लोन, स्पेट, हैमिल्टन, कोटेश्वरम। किसने मानी है? स्पेट ने। कहां के थे ये? ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे, ऑस्ट्रेलिया के। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती है? सोन, गोमती, यमुना, पुनपुन। बताइए दोस्तों, गंगा के बाएं तट और दाएं तट से मिलने वाली नदी। बात यहां पर हमें करनी है दक्षिण की ओर से नहीं मिलने वाली नदी, तो यानी कि बाएं तट से मिलने वाली नदी को, जो सॉरी दाएं तट से मिलने वाली नदी नहीं है इनमें से। तो हम देखते हैं यहां पे कि दाएं तट से सोन मिलती है, गोमती नहीं मिलती, यमुना मिलती है, मिलती है। आगे पुनपुन, पुनपुन भी मिलती है, चंबल भी मिलती है, सिंध भी मिलती है, बेतवा भी मिलती है, केन भी मिलती है, ठोंस भी मिलती है। तो यहां पे गोमती, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभान्वित वर्ग है व्यापारी वर्ग, ऋणदाता, पेंशनभोगी या उपरोक्त सभी। मुद्रास्फीति की स्थिति में लाभान्वित वर्ग कौन है? व्यापारी वर्ग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पशुपालन, बांस की खेती, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ाना,
फार्मा सेक्टर को आसानी से कच्चा माल उपलब्ध कराना। बात किसकी कर रहे हैं? राष्ट्रीय आयुष मिशन की। औषधीय पौधों की खेती को बढ़ाने से। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक उत्पादन वो करता है, वो है आपका पश्चिम बंगाल। याद रख लेना। और सर्वाधिक मिलें भी कहां पर होगी? जहां पर उत्पादन कच्चा माल होगा, तो पश्चिम बंगाल के अंदर। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम राष्ट्रीय जूट नीति की घोषणा कब की गई? प्रथम राष्ट्रीय जूट नीति की घोषणा 2015 के अंदर। समझ गए? 2005 में, 15 में क्या, 2005 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। देखिए, बात करते हैं नर्मदा। नर्मदा है 1312 किलोमीटर। 2 नंबर पे है आपकी कृष्णा, और कृष्णा की है 1401 किलोमीटर। बात करते हैं गोदावरी की, 1465 किलोमीटर। और बात करते हैं महानदी की, 815 किलोमीटर। तो सबसे लंबाई में सबसे छोटी कौन सी है? महानदी है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। क्या सही है? सही है। दूसरा, 25 राष्ट्रों के गुटनिरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया। एक गुटनिरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नस्लभेद व उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता है। तो जो कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है दोस्तों। ये रहा, ये रहा, गलत है ये। एक गुटनिरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है, ये गलत है आपका। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में निम्न में से किस पार्टी ने अधिकतम सीटों पर जीत हासिल की? 4 ऑप्शन कमेंट करिए दोस्तों। कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय लखनऊ, भोपाल, देहरादून, दिल्ली। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर? कमेंट कीजिए। स्थापना 1 जून 1981 को। अब देखिए, इसका मुख्यालय है, वो है आपके देहरादून, और देहरादून है उत्तराखंड में। अब एक क्वेश्चन हो रहे हैं यहां पे, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पर? शिमला, शिमला हो गया, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय, जबकि इसका कार्यालय है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। बताइए दोस्तों। देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य हैं। मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा? नागालैंड दोस्तों। ये नहीं है दोस्तों, ये नागालैंड है ना, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। अगला क्वेश्चन, भारत के में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? सरकार, गैर सरकारी व्यक्ति, जनजातियां, निगमित निकाय।
कौन है? सरकार दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह। देखिए, तीन अब तक ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। पहले तो इंदिरा गांधी थी, 1966 की बात है ये, थोड़ी सी, 1966 में। इसके अलावा कौन थे? इंदर कुमार गुजराल, इंदर कुमार गुजराल। और एक और थे, कौन? मनमोहन सिंह। ये राज्यसभा के थे, इंदिरा गांधी, इंदर कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। दोस्त सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा अधिनियम है? 1935, 1909 या 1858 का अधिनियम? बता दीजिए दोस्तों। किसको? 1919 के अधिनियम को। क्वेश्चन 72, निम्नांकित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बन सकता है? पेंडेरल मून, एलेक्जेंड्रू विच, विलियम ओ डगलस, एलेन ग्लेड हिल ने। एलेन एलेन ग्लेड हिल ने दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? बेरुवाड़ीवाद, बॉम्बईवाद, मिनर्वा मिल्सवाद या गोलकनाथवाद? बोरूबाड़ीवाद में। कब हुआ था? 1960 में। किसमें कहा गया था? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? चार अनुच्छेद, 169, 200, 201, 257 अनुच्छेद है, वो आपको बता देना कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 200, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए। आर्टिकल 36 से 51। किसमें? भाग 4, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? मायरन वीनर, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सीवाराम? किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, निःशुल्क विधिक सहायता, पंचायती राज, पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? पंचायती राज से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मीठी क्रांति का संबंध है आम उत्पादन, गन्ना उत्पादन, मधुमक्खी पालन या इनमें से कोई नहीं? मधुमक्खी पालन से दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में तृतीय स्थान प्राप्त करता राज्य? गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक?
समझ गए आप? तो तृतीय स्थान प्राप्त किया कर्नाटक ने, पहला गुजरात का, दूसरा महाराष्ट्र का, तृतीय कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। वर्ष 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2020 में एफडीआई का पांचवां बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सेवा जीएसबीए में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शीर्ष योगदान करता है। उपरोक्त सभी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन तीनों के तीनों सही है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आदतें होती है, अब हो रही है शिक्षा मनोविज्ञान शुरू। 80 क्वेश्चन राजस्थान जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके सबके आगे आपके सामने, करंट के भी क्वेश्चन आगे। अब 20 क्वेश्चन रहेंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान के रहेंगे, और शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 111 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमारी क्लास हो चुकी है। इस वीडियो के नीचे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको जाकर आप जरूर देख लेना सभी साथी। और फिर बोल रहा हूं, आज की क्लास रिकॉर्ड बनना चाहिए, हर एक सेकंड ग्रेड के साथी तक पहुंचा दो। आपसे विनम्र विनती है मेरी। कौन कौन साथी है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो दिल से जुड़ा हुआ, वो दिल से शेयर कर देना, लाइक कर देना दोस्तों। आदतें होती है, क्या जन्मजात, क्या अर्जित, एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आदत जो कार्य बार बार दोहराए और दोहराने से वो क्रिया स्वचालित हो जाए, उसको हम आदत कहते हैं। समझ गए आप? तो आदत क्या होती है? अर्जित होती है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बालकों का समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। समलिंगी, बालक का बालक, बालिका का बालिका के साथ। किसमें? विषमलिंगी, विषमलिंगी या विपरीत लिंगी तो किशोरावस्था रहेगा, जबकि बाल्यावस्था रहेगा यहां पे समलिंगी में। अगला क्वेश्चन, लियोपोल्ड बेलक ने कौन सी प्रक्षेपण विधि का प्रयोग किया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, खेल व नाटक परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण। किसका? बाल अंतर्बोध परीक्षण का। देखिए मित्रों, इसमें 1948 में इस परीक्षण का निर्माण किया था। 1948 में 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, और इसमें जानवरों के चित्र लिए थे। जानवरों के चित्र लिए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, या उदारीकरण। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कौन सा है बताइए दोस्तों? विश्लेषण, निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ये तो आपके तीनों के तीनों है ना। इसके अलावा व्याख्या व निर्णय भी हो जाएंगे आपके। ये विश्लेषण और ये तो हो गया, बाधा का विनाश हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है ना आपके, ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ढंग है। ये है आपका डी वाला अप्रत्यक्ष, डी ऑप्शन। देखिए इसमें उदातीकरण दिया, उदारीकरण नहीं, उदातीकरण है, समझे आप? शोधन, पृथक्करण, प्रत्यावर्तन, दिवासोपन, आत्मीकरण, निर्भरता, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, दमन, औचित्य स्थापन, ये आपके प्रत्यक्ष होते हैं दोस्तों, अप्रत्यक्ष ढंग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, सामाजिक वातावरण, परिवार, या उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व को प्रभावित, तीन तो दिए, वंशानुक्रम, सामाजिक वातावरण, परिवार। सांस्कृतिक वातावरण भी होता है, विद्यालय भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, मानसिक योग्यता भी होता है, शारीरिक संरचना भी होती है। तो ये सभी, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्पेयरमैन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित में से असत्य कथन है वो बताना है। एस कारक पर पूर्व अनुभूति, प्रशिक्षण आदि का प्रभाव पड़ता है। जी कारक पर शिक्षण तथा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। एस कारक का स्वरूप अपरिवर्तनशील होता है, और बुद्धि में जी कारक का महत्व एस कारक से अधिक होता है। असत्य कथन बता दो यहां पे। एस कारक का स्वरूप अपरिवर्तनशील होता है, यह है आपका गलत कथन। अगला क्वेश्चन,
बहुलब्धि प्राप्तांक को एक उदाहरण माना जा सकता है। बहुलब्धि बहुलब्धि प्राप्तांक का एक उदाहरण माना जाता है। अनुमाप मापनी, नामिक मापनी, कोटि क्रमिक मापनी या अंतराल मापनी। कौन सी है? अंतराल मापनी है। बहुलब्धि प्राप्तांक अंतराल मापनी एक उदाहरण माना जा सकता है अंतराल मापनी का दोस्तों। अंतराल मापनी, दो व्यक्ति है, दो वर्ग है, दो वस्तुएं हैं, उनके मध्य अंतर है, मध्य अंकों का जो अंतर है उनके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88। बुद्ध बुद्धि की वंशागतिशीलता से आप क्या समझते हैं? ये बुद्ध नहीं है, बुद्धि है मित्रों। बुद्धि केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होती है। बुद्धि पर केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर आनुवांशिकता का अधिक तथा वातावरण का कम प्रभाव पड़ता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फटाफट उत्तर दे दीजिए। बुद्धि आनुवांशिकता, अभी वंशागतिशीलता मतलब आनुवांशिकता, और आनुवांशिकता का अधिक प्रभाव पड़ेगा जबकि वातावरण का बुद्धि पर कम प्रभाव पड़ेगा। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 89 है आपका। नीचे दी गई सूची का मिलान कर सही उत्तर बताइए। समूह कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत और अगला है बहुकारकीय सिद्धांत। बहुकारकीय सिद्धांत है। सबसे पहले बात कीजिए समूह कारक सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का है, और थर्स्टन दिया गया आपको ऑप्शन नंबर 4 में। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, और स्पीयरमैन दिया गया है आपको ऑप्शन 1 में। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने, और गार्डनर है आपके ऑप्शन 2 में। बात करते हैं बहुकारकीय सिद्धांत। बहुकारकीय सिद्धांत है थोरनडाइक का, ऑप्शन 3 में दिया गया। 4 1 2 3 डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 90। व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है? निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार या उपरोक्त सभी। संवेदना और अगर आप अभिव्यक्ति जानना चाहते हैं तो उसकी सबसे उपयुक्त विधि वो है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि बहुत प्रकार की होती है। व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक, पुनरावर्ती, केंद्रीय, अनुसंधान, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ये साक्षात्कार के प्रकार होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 91। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने दी? गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद या व्यवहारवाद। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने दी? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के अगर प्रतिपादक की बात करें तो वो कौन है? फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड। समझे? याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है आपका ब्रांड में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नताओं का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत होता है, समझे आप? पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत होता है, मस्ताकोद्विकी क्रम का सिद्धांत होता है, जबकि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है। यह गलत दिया गया आपको, तो यह सिद्धांत नहीं है आपका। डी ऑप्शन। समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है। अगला क्वेश्चन। थोरनडाइक का प्रभाव का नियम निम्नांकित में से किस प्रकार्य को प्रतिपादित करने का एक प्रयास था? पक्षांतरण, शाब्दिक अधिगम, स्थान अधिगम, पुनर्बलन। थोरनडाइक का प्रभाव का जो नियम है वो किस प्रकार्य को प्रतिपादित करने का एक उदाहरण था, एक प्रयास था? पुनर्बलन को दोस्तों। क्वेश्चन 94। कोहलर ने किस पशु पर प्रयोग किया? सबको पता है, कोहलर। जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ, आपको पता है। 3 व्यक्ति शामिल थे, कोहलर, वर्दिमर, कोहलर, कोपका। समझे?
कोहलर का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, ये बताइए पहले तो आप। कौन सा है? अंतर्दृष्टि। ये क्वेश्चन बहुत आता है मित्रों, अभी बता रहा हूं। अंतर्दृष्टि, इसी को सूझ का सिद्धांत कहते हैं हम, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और इन्होंने किया था चिंपांजी पर प्रयोग, नाम था चिंपांजी का सुल्तान। समझे? क्वेश्चन 95, अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका व्यक्त करने वाला कारक है। चरित्र निर्माण में सहायक, रुचि का विकास, अधिगम का आधार, उपयुक्त सभी। अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका व्यक्त करने वाला कारक तीनों है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन चिन्ह में आ रहा है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों की कमियां एवं शक्तियों के प्रति सजगता किसकी विशेषता है? प्रतिभाशील बालकों, सामान्य बालकों, सृजनशील बालकों, या इनमें से कोई नहीं? किसकी है ये? अच्छा क्वेश्चन है। और फिर क्वेश्चन बचे हैं हमारे अब 4। जो भी साथी जुड़े हमारे साथ इस क्लास पे आए हैं उनके लिए विशेष सूचना, पेपर फेस्ट अगर आपने अभी तक संपूर्ण तैयारी नहीं कर पाए तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज हमारा जो चैनल है इसी नाम से ऐप है, ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, स्टोर में जाना, स्टोर के अंदर नोट्स मिल जाएंगे पेपर फेस्ट के। मित्रों विश्वास दिलाता हूं कम से कम 2 बार 20 दिन के अंदर उनको आप पढ़ लीजिए, अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो कम समय के अंदर, इतना मेरा वादा है आपसे। और यहां पे जो है वो है सर्जनशील बालकों की, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं, फिर आगे ही बात करेंगे। कॉलेज जाने वाली एक लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांको। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी में टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? ऑप्शन 4 दिए गए, बता दीजिए। श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या उपयुक्त सभी का? तो हम बात कर रहे थे नोट्सों की, पेपर फेस्ट की। तो अभी बता रहा हूं मित्रों, समय है, सदुपयोग कर लो, ऐसा मौका बार नहीं आएगा। अगले 4 साल तक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी हमको, इस मौके का फायदा उठाइए। और जो साथी जुड़े हुए हैं फटाफट जाइए ऐप पर। इस क्लास के बाद सभी साथी ऐप पर जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, स्टोर में जाएंगे और नोट्स प्राप्त करेंगे और उनका रिवीजन करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे उनको 2 बार 3 बार। 10 दिन में आप पढ़ सकते हो 1 बार, 20 दिन में 2 बार, तो आराम से पढ़िए उनको दोस्तों। और इस क्लास को मैं यही कहता हूं कि सभी साथी फैला देंगे आज। हर एक जो आपका साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उस तक पहुंचा दो। आपका काम इतना है, क्योंकि वो वीडियो देखेगा, वो सुनेगा, तो वो अपने साथियों तक पहुंचाएगा, यह आपको काम करना है। तो यहां पे सही रहेगा श्रृंखलागत अधिगम दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 98, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। देखिए बाह्य अभिप्रेरणा कैसे समझे, कौन सी होती है? एक तो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य। आंतरिक जो हमारे अंदर खुद की ओर से आए, जो स्वतः हमारे में जागती हो, वो होगी आंतरिक। और जो स्वतः ना जागे, जो किसी कारण से, जैसे प्रशंसा है, दोषारोपण ये दूसरे करेंगे, प्रतिद्वंदिता हमारी दूसरों से होगी, पुरस्कार दंड हमें दूसरे देंगे, परिणाम का ज्ञान हमें दूसरे देंगे। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहां पे। ये क्या आपकी, ये क्या है? ये बाह्य अभिप्रेरणाएं, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन 99, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसे हम कहेंगे सामाजिक अधिगम। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। आपको 4 ऑप्शन है, उनमें से कमेंट कर देना सही कौन सा है। और फिर बोल रहा हूं, नोट्स कहां पर है? ऐप पर। शेयर आप अपने मित्रों को कीजिए जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। लाइक, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया, ये मॉडल पेपर पसंद आया है, तो हमारा मनोबल आपका एक लाइक बढ़ाता है दोस्तों, ना आपका शेयर बढ़ाएगा। शेयर उन साथियों का भला करेगा जो साथी मॉडल पेपर के इंतजार में बैठे। आपका भला होगा, उनका भला होगा, कर भला हो भला, यही कहता हूं दोस्तों मैं।
और नोट्स ऐप पर है, सभी साथी आज प्राप्त करेंगे। फटाफट जाइए ऐप पे और यहाँ पे आपका सही रहेगा ऑप्शन है, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, किसने कहा? पियाजे ने। तो ये थे मॉडल पेपर नंबर 17 दोस्तों। 17 मॉडल पेपर हमारे कंप्लीट हुए। क्या रहा आज का आपका स्कोर? कमेंट करके बताइए दोस्तों। एक क्वेश्चन तो रिपीट हो गया था, 99 में से कितने सही हुए वो बता दीजिए आज दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर तो ऐसे करना है कि कोहराम मचा देना। आज देखते हैं कौन कौन साथी मेरी बात मानते हैं। और जो नए साथी जुड़े हैं, नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।